Today's module 1.5, we are going to study Fraunhofer diffraction at a single slit. सिंगल स्लिट से डिफ्लेक्शन पैटर्न कैसे बनेगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कंडीशंस होगी वो क्या होगी, ये पूरी डिटेल हम इस मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि वी हैव ए सिंगल स्लिट ए बी ऑफ साइज स्मॉल a wavefront WF, a plane wavefront WF incident on a slit from a monochromatic source, and an intensity distribution pattern will form on screen XY after diffraction from a single slit. To determine the resultant intensity, what we should do? As we know, from diffraction from slit AB, as light incident on a slit AB, that each and every point of slit AB act as a secondary source of wavelet according to Huygens principle, and that all secondary source produce a diffraction pattern on screen XY. To determine the intensity distribution, here we should use 4 different steps. In first step, we will determine the power difference delta. First step, we will determine the power difference. The ray reached from A to P and the ray reached from B to P. इनके बीच में सबसे पहले हम पावर डिफरेंस डिटरमाइन करेंगे AP और BP के बीच में। सेकंड स्टेप में हम पावर डिफरेंस को कन्वर्ट कर देते हैं फेज डिफरेंस में बाय यूजिंग इक्वेशन 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा। ये इक्वेशन यूज करके हम पावर डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड स्टेप में हम पॉलीगन वेक्टर मेथड यूज करके फेज को एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट कर देते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में। एंड फाइनली लास्ट स्टेप वी विल यूज इंटेंसिटी इक्वेशन, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये इक्वेशन यूज करके हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये 4 स्टेप हम यूज करने वाले हैं टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। सबसे पहला जो स्टेप है पावर डिफरेंस। हम पावर डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? पावर डिफरेंस हमने किस यहाँ ए से लेके बी तक जितनी भी वेव जनरेट हो रही है उनके बीच में हमें पावर डिफरेंस कैलकुलेट करना है। पावर डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ हम कंसीडर करते हैं कि सपोज ए से जो लाइट है वो पी पॉइंट पे पहुंच रही है, बी से जो लाइट है वो भी पी पॉइंट पे पहुंच रही है। मींस यहाँ से एक वेव जनरेट हो रही है वो पी पॉइंट पे पहुंच रही है, यहाँ से भी एक वेव जनरेट हो रही है वो भी पी पॉइंट पे पहुंच रही है। इस तरह से इन दोनों में पावर डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। हमें पता है अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ ड्रॉ कर दें, सपोज ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये जो डिस्टेंस होगी AP और KP वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी, और ये जो डिस्टेंस बची हुई है BK, दैट इज द पावर डिफरेंस। ये कब पॉसिबल होगा? जब ये स्लिट जो हो, ये जो वेव जनरेट हो रही है A पॉइंट और B पॉइंट से, ये दोनों बहुत पास हो, उस केस में AP और KP दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम पावर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, BK कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है A और B की जो डिस्टेंस है वो है A, स्मॉल a। तो स्लिट की साइज जो हमने ले रखी है वो क्या ले रखी है? स्मॉल a। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल थीटा है, डिफ्रेक्शन एंगल, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो ये कुछ जो पैरामीटर्स हैं, ये आपको A दे रखा है, ये एंगल थीटा दे रखा है, इनको यूज करके हम पावर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये एंगल हो रहा है 90, 90 के सामने वाला होता है आपका हाइपोटेन्यूस, और ये है आपका बेस। अब हमें परपेंडिकुलर पता करना है और हाइपोटेन्यूस हमें दिया हुआ है P अपॉन H, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है आपका साइन थीटा। तो यहां से हम परपेंडिकुलर BK की वैल्यू निकाल लेते हैं, पावर डिफरेंस हम निकाल लेते हैं BK
दैट इज इक्वल टू एच साइन थीटा। एच कितना है आपका? ए साइन थीटा। इट मींस पाथ डिफरेंस आपका क्या आ गया? डेल्टा आपका आ गया ए साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं? पाथ डिफरेंस। सेकंड स्टेप में हम पाथ डिफरेंस को फेज में कन्वर्ट करते हैं। तो फेज डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा ए साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आपका फेज डिफरेंस आ गया। थर्ड जो स्टेप है उसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पे हम पॉलीगन वेक्टर मेथड यूज करते हैं कि हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है और हमें फेज दे रखी है। ये जो फेज है, ये फेज किसकी है? ए से बी तक जितनी भी वेव जनरेट हो रही है उनका फेज डिफरेंस है। ए से बी तक जितनी भी वेव जनरेट हो रही है उनका फेज डिफरेंस। और हमें हर एक वेव के फेज को ऐड करते हुए एम्पलीट्यूड निकालना है। यहाँ हम वेव को ऐड नहीं कर सकते, तो वेव को हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उनको ऐड करेंगे। तो वेव को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? पॉलीगन वेक्टर मेथड यूज करते हैं। पॉलीगन वेक्टर मेथड। पॉलीगन वेक्टर मेथड। पॉलीगन वेक्टर मेथड में हम क्या करते हैं? जो भी वेव जनरेट हो रही है पॉइंट ए से लेके बी तक, उनका जो एम्पलीट्यूड है या जो वेव है उसको हम एक वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। वेव को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सपोज आपके पास हर एक पॉइंट से एक वेव जनरेट हो रही है, मतलब ए पॉइंट से भी एक वेव जनरेट हो रही होगी और हर एक पॉइंट से एक वेव जनरेट हो रही है, बी से भी एक वेव जनरेट हो रही होगी। अब हम वेव को ऐड नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया? वेव को हमने एक वेक्टर मान लिया। वेव को वेक्टर कैसे मानेंगे? सपोज वेव का एम्पलीट्यूड अगर आपका ए है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा। वेव का जो डायरेक्शन है, इसका जो फेज है, इसका जो एंगल है, सपोज इसका फेज है आपका डेल्टा बाई एन। ओवरऑल फेज कितना है? डेल्टा। तो एक वेव का कितना हो जाएगा? डेल्टा बाई एन, क्योंकि आपके पास एन वेव्स हैं। तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा बाई एन। इट मींस वेव का एम्पलीट्यूड को आपने क्या बना दिया? मैग्नीट्यूड। और वेव की जो डायरेक्शन है, जो उसका एंगल है, फेज है, उसको आपने वेक्टर की डायरेक्शन मान लिया। इस तरह से आपने वेव को वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से जितनी भी वेव निकल रही है उन सबको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम पॉलीगन खींचते हैं। ये जो वेक्टर हमने बनाए हैं इनको यूज में लेके हम पॉलीगन खींचते हैं। यहाँ पे मैं पॉलीगन खींच रहा हूँ। ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया। इस तरह से ये सारे वेक्टर को मैंने ऐड करते हुए एक पॉलीगन ड्रॉ कर दिया। एक पॉलीगन मैंने ड्रॉ कर दिया। ये एक पॉलीगन है, मींस ए से लेके बी तक जितनी भी वेव जनरेट हो रही होगी उनको हमने वेक्टर मान लिया। इनका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ए। हर एक वेक्टर का एम्पलीट्यूड क्या होगा? ए। इनकी डायरेक्शन क्या होगी? डेल्टा बाई एन। अगर हम टेंजेंट खींचें इस पे, तो ये जो आर्क बन रहा है इस पे हम टेंजेंट खींचें तो ओवरऑल एंगल कितना हो जाएगा? वापस डेल्टा। और हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर। ये हमें डिटरमाइन करना है। आर की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं? ये जो आपने आर्क बनाया है, एक पॉलीगन बनाया है, इस आर्क को स्मॉल आर रेडियस का एक सर्कल बनाते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं? ये जो पॉलीगन बन रहा है इस पॉलीगन को एज ए सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो आपका आर्क है, पॉलीगन है, इस पूरे को मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। एज एक सर्कल मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल का जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है
इस सर्कल का एक जो पार्ट है वो क्या है, ये आर्क। ये जो पार्ट है वो क्या है, ये आर्क जो हमारा बन रहा था। इस आर्क को हमने क्या किया, एक सेंटर सी मान लिया जिसकी रेडियस आर है, और एक हमने सर्कल, पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आर्क था जिसको हमने टेंजेंट खींच रखा था, ये एंगल हमारा था डेल्टा। ये वाला जो एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा, डेल्टा। ये है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये जो आर्क है, सपोज इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो टोटल जो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा n टाइम्स ए। इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे इस सर्कल में ये जो ट्रायंगल बन रहा है ACB, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये A हो गया, ये आपका सेंटर C हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ये D पॉइंट हो गया। इस ट्रायंगल को हमें सोल्व करना है। इस ट्रायंगल को कैसे सोल्व करें, सोल्व करने के लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे इसका हमने नाम दे दिया n। जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये वाला जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई 2, और इधर वाला एंगल भी आपका डेल्टा बाई 2। ये जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r था, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, r बाई 2 r बाई 2। अब इस ट्रायंगल को हम सोल्व कर सकते हैं। ये क्या है, रेडियस हमें गिवन है स्मॉल r, रेडियस हमें दे रखी है स्मॉल r। सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल सोल्व करते हैं। ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल ACN, ACN को हम सोल्व करते हैं। ACN को सोल्व करके हमें क्या कैलकुलेट करना है, r बाई 2 कैलकुलेट करना है। क्या गिवन है, स्मॉल r, रेडियस हमें दे रखी है। आप देखोगे ये 90 है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है आपका, साइन थीटा। परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एच साइन थीटा। एच कितना है, स्मॉल r साइन थीटा। P इक्वल टू मीन्स r बाई 2 इक्वल टू स्मॉल r साइन थीटा। थीटा कितना है आपका, थीटा है आपका डेल्टा बाई 2। ये आपने ट्रायंगल को, राइट ट्रायंगल को ACN को आपने सोल्व कर लिया। इसी तरह से BCN को भी हम सोल्व करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल BCN को आप सोल्व करोगे, सेम वही मेथड है। एंगल के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन डेल्टा बाई 2 एंड परपेंडिकुलर r बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका r साइन डेल्टा बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 दें, इसको इक्वेशन नंबर हम 4 दें, 3 और 4 इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास r की वैल्यू निकल के आती है 2r साइन डेल्टा बाई 2। ये स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाती है। सॉरी, कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाती है। यहाँ स्मॉल r है रेडियस। रेडियस क्या होती है, स्मॉल r रेडियस होती है आपकी आर्क अपॉन एंगल, आर्क अपॉन एंगल। अब यहाँ पे आर्क कितना है, n टाइम्स a डिवाइडेड बाय एंगल। एंगल कितना है आपका, डेल्टा। तो आर्क अपॉन एंगल, na अपॉन डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, r that is equal to 2 na अपॉन डेल्टा, 2 na अपॉन डेल्टा साइन डेल्टा बाई 2। ये जो 2 आ रहा है इसको मैं नीचे लिख देता हूँ डेल्टा के, डेल्टा बाई 2, और डेल्टा बाई 2 को मैं मान लेता हूँ एल्फा। डेल्टा बाई 2 को मैं एल्फा मान लेता हूँ, क्या हो जाएगा, na साइन एल्फा अपॉन एल्फा।
तो ये हमारा आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R इक्वल टू NA sin alpha upon alpha. This is equation number 6. This is equation number 5 and this is equation number 6. थर्ड स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। हमने क्या निकाल लिया? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप, I is proportional to R square means I that is equal to KR square. So the resultant intensity I equal to K n square A square sin square delta by 2। इस डेल्टा को हमने क्या रखा है? अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। दिस इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अल्फा क्या है यहाँ पे हमारा? डेल्टा बाई 2। के एन स्क्वायर ए स्क्वायर ये कांस्टेंट है, इसको हम मान लेते हैं आई नॉट। आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर। दिस इज योर रिजल्टेंट इंटेंसिटी फ्रॉम ए सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन। इस तरह से हम सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन में रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन में रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको 4 स्टेप यूज करनी है। फर्स्ट स्टेप में हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। सेकंड स्टेप में हम पाथ डिफरेंस को फेज में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम पॉलीगन वेक्टर मेथड यूज करते हुए जो हमारा फेज आ रहा है उसको हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर में कन्वर्ट करेंगे। और फाइनली इंटेंसिटी इक्वेशन हम यूज करके एम्पलीट्यूड को इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकल के आती है I इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। इट मींस अगर आपकी इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी अगर आपकी आई नॉट है, I इक्वल टू सपोज आप इंटेंसिटी दे रहे हो I इक्वल टू आई नॉट, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी क्या होगी? I इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर। इतनी इंटेंसिटी आपको मिलेगी। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। और कहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करेगा एंगल अल्फा पे। अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या है आपका? डेल्टा बाई 2 और डेल्टा क्या था आपका? 2 पाई अपॉन लेम्डा। यहाँ पे हम देखते हैं अल्फा था आपका डेल्टा बाई 2 और डेल्टा क्या है आपका? 2 पाई अपॉन लेम्डा ए साइन थीटा दैट इज डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 आपका क्रॉस हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू होती है पाई अपॉन लेम्डा ए साइन थीटा। इट मींस अल्फा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अल्फा इज डिपेंड ऑन डिफ्रेक्टेड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा। थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। इट मींस जितना डिफ्लेक्शन होगा वैसे वैसे अल्फा की वैल्यू भी आपकी चेंज होगी और इंटेंसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी आपका चेंज हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो आपका इंटेंसिटी की वैल्यू, इंटेंसिटी जो बनेगी, इंटेंसिटी में जो मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, वो कहाँ बनेगा और किस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देगा वो अब हम इसमें स्टडी करते हैं। इंटेंसिटी की इक्वेशन हमारे पास निकल के आती है I इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो सोर्स से वेव निकल रही है उसकी इंटेंसिटी है I और सिंगल स्लिट से डिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको मिल रही है वो है आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर। कितनी इंटेंसिटी आप इंसिडेंट कर रहे हैं? आई। और आपको आउटपुट में इंटेंसिटी कितनी मिल रही है? आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर। इसका जो पैटर्न होता है, यहाँ जो इंटेंसिटी मिलती है वो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है सेंटर में और धीरे धीरे उस मिनिमम, धीरे धीरे उसकी जो वैल्यू होती है इंटेंसिटी की वो कभी मिनिमम होती है, कभी थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर कम होती है, फिर ज़्यादा होती है। तो सेंटर में आपको मैक्सिमम मिलती है। मतलब इस तरह का आपको एक पैटर्न मिलता है। इंटेंसिटी सेंटर में मैक्सिमम होती है, फिर कम हो जाती है, फिर थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर कम हो जाती है, फिर ज़्यादा होती है, फिर कम हो जाती है। इस तरह का एक आपको पैटर्न दोनों साइड आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है। मीन्स इंटेंसिटी आपकी सेंटर में मैक्सिमम रहती है, फिर मिनिमम हो जाती है। तो इस तरह से आपके मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा और मैक्सिमा फॉर्म होते हैं। ये जो मैक्सिमा फॉर्म होगा इसको आप बोलोगे सेंट्रल मैक्सिमा।
ये जो इंटेंसिटी आपकी जीरो हो रही है इनको आप बोलोगे मिनिमास, ये है आपके मिनिमास, और ये है सेकेंडरी मैक्सिमास, इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी मैक्सिमास। तो आउटपुट में इस तरह की इंटेंसिटी आपको मिलती है। मीन्स यहाँ पे आप जो सोर्स से लाइट भेज रहे हो उसकी इंटेंसिटी सपोज इतनी है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेगी, फिर आपको थोड़ी कम मिलेगी, फिर और कम मिलेगी, फिर जीरो और कम, जीरो नहीं होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, और इनके बीच में मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा के बीच में आपको एक मिनिमा मिलेगा। तो ये जो पैटर्न आपको मिलता है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आपका एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन पे, क्योंकि हमने देखा था अल्फा किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन पे। अल्फा दैट इज गिवन बाय पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा, ये अल्फा की वैल्यू थी। मतलब अल्फा आपका डिपेंड करता है एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन पे। अब हम देखते हैं अल्फा की किस वैल्यू पे हमें मैक्सिमा मिलेगा, किस वैल्यू पे हमें मिनिमा मिलेगा, और किस वैल्यू पे हमें सेकेंडरी मैक्सिमाज मिलेंगे। तो हम कंडीशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम कंडीशन डिटरमाइन करेंगे, कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मिनिमास, ये हम डिटरमाइन करेंगे। कंडीशन डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि जैसे जैसे हम कंडीशन निकालेंगे वैसे वैसे हम डायग्राम भी बनाते रहेंगे, वैल्यू भी हम लिखते रहेंगे। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो आपको मिलता है वो इस तरह का मिलता है। सेंटर में आपको एक मैक्सिमा मिलता है, फिर आपको मिनिमा मिलता है, उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर मिनिमा, उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा, एंड इस तरह से चलता रहता है। तो यहाँ मैं इसको वापस ड्रॉ कर देता हूँ। दोनों साइड इस तरह का पैटर्न हमें मिलता है। अब यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू, ये जो है हमारा अल्फा, इसकी वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे कि अल्फा की वैल्यू सेंटर में क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, और सेकेंडरी मैक्सिमा इस पोजीशन पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये हमें डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा, कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा कहाँ बनेगा? प्रिंसिपल मैक्सिमा सेंटर में बन रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए? इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। मींस जो हमारी इंटेंसिटी इक्वेशन है I इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम, इट मींस I इक्वल टू आई नॉट होना चाहिए। I इक्वल टू आई नॉट कब होगा? अगर यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू अगर हम पुट करें 0 1 2 3, ये वैल्यू हम पुट करें, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर 0 अपॉन 0 का स्क्वायर, अनडिटरमिनेट, इसको आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, देन साइन अल्फा अपॉन अल्फा दैट इज इक्वल टू 1। जब अल्फा 0 है उस केस में आपका क्या हो जाएगा? I इक्वल टू आई नॉट, आपको मिलेगा सेंट्रल में मैक्सिमा। तो हम देखते हैं कंडीशन क्या आती है प्रिंसिपल मैक्सिमा की। अल्फा की वैल्यू प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए क्या होनी चाहिए? 0। अल्फा की वैल्यू 0 होगी तो आपको मिलेगा प्रिंसिपल मैक्सिमा। सेकंड हम देखते हैं कि अल्फा की वैल्यू 0 पे हमें मैक्सिमा मिल गया, मिनिमाज कहाँ मिलेंगे? तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ये क्या आ गई? 0। सेंटर में जो मैक्सिमा बन रहा है वो अल्फा इक्वल टू 0 पे बन रहा है। अब हम देखते हैं कि ये मिनिमाज कहाँ बनेंगे, इनकी कंडीशन क्या होगी। तो सेकंड कंडीशन हम कैलकुलेट करते हैं, कंडीशन फॉर मिनिमाज। मिनिमाज कहाँ बनेंगे? मिनिमाज की कंडीशन निकालनी है, इसमें इंटेंसिटी जो होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए? 0। मिनिमम में मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? 0। जो इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी। इंटेंसिटी 0 मीन्स इसकी वैल्यू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। ये वैल्यू 0 कब होगी? यहाँ पे अगर हम अल्फा की वैल्यू रखें, इसको अगर हम देखें
आई इक्वल टू 0 होना चाहिए, मीन्स आई नॉट साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। ये 0 कब होगा, या तो साइन एल्फा की वैल्यू 0 हो या एल्फा की वैल्यू 0 हो। एल्फा की वैल्यू 0 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ मैक्सिमा बन रहा है, तो साइन एल्फा इक्वल टू 0 पे हमारा क्या बनेगा मिनिमा। साइन एल्फा इक्वल टू 0, साइन एल्फा इक्वल टू 0, एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस एन पाई। प्लस माइनस एन पाई पे हमारा क्या बनेगा, प्लस माइनस एन पाई पे हमारे मिनिमाज बनेंगे। यहाँ एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 1 2 3 4 एस ऑन कुछ भी हो सकती है, मीन्स एन की वैल्यू 0 पे आपका मैक्सिमा बन रहा है, तो एन की वैल्यू 1 होगी तो आपका मिनिमा बनेगा 1 मीन्स पाई। एन की वैल्यू 2 होगी 2 पाई, तब भी आपका मिनिमा बनेगा। तो आप देखोगे पाई 2 पाई 3 पाई, इसी तरह से इधर माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, इन पोजीशन पे आपके मिनिमाज बनेंगे। लास्ट जो है वो है सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमाज कहाँ बनेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमाज की कंडीशन हम कैलकुलेट करते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमाज की कंडीशन कैलकुलेट करने के लिए थर्ड जो स्टेप है वो है सेकेंडरी मैक्सिमाज। हमने देख लिया कि मैक्सिमा कहाँ बनेगा और मिनिमाज कहाँ बनेंगे। अब हम देखते हैं सेकेंडरी मैक्सिमाज कहाँ फॉर्म होंगे। सेकेंडरी मैक्सिमाज, सेकेंडरी मैक्सिमाज कहाँ बनेंगे। To determine the resultant intensity of secondary maximas, we have to differentiate intensity equation with respect to alpha and equivalent to 0. सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन निकालने के लिए इंटेंसिटी की इक्वेशन को अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्विवेलेंट टू 0 करना है। करते हैं d अपॉन डी एल्फा, किसका लेना है हमें इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी कितनी है हमारी आई नॉट साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आई नॉट हमारा बाहर आ गया, हमें डिफरेंशिएट करना है डी अपॉन डी एल्फा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ एल्फा की पावर -2 u और v, इसको u और v मान के हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करते हैं, u को हम बाहर रखते हैं, पहले v का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर v को बाहर रख के u का कर देंगे, इस तरह से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो u को हमने एज चीज रख दिया साइन स्क्वायर एल्फा, v का डिफरेंशिएशन क्या होगा एल्फा की पावर -2 x की पावर -n, इसका डिफरेंशिएशन होता है -n x की पावर -n -1। यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं -2 एल्फा की पावर क्या है -2, तो -2 की पावर -2 -1 एल्फा की पावर -2 -1 -2 एल्फा की पावर -2 -1, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस एल्फा स्क्वायर एल्फा की पावर -2 को एज रखते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं साइन स्क्वायर एल्फा का, क्या आएगा 2 साइन एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा का 2 साइन एल्फा, साइन एल्फा का करेंगे तो कोस एल्फा और एल्फा का करेंगे तो 1। ये डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर एल्फा एंड साइन एल्फा की पावर -2 का। इसको रीराइट करते हैं, साइन स्क्वायर एल्फा -2 मैंने आगे लिख दिया, एल्फा की पावर -3 मीन्स एल्फा की पावर 3 नीचे ले लिया, प्लस एल्फा की पावर -2 मीन्स एल्फा स्क्वायर नीचे आ गया आपका, 2 साइन एल्फा cos एल्फा एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसको और रीराइट करते हैं, 2 साइन एल्फा cos एल्फा को उधर ले लेते हैं, तो इसको हम सोल्व आउट करते हैं क्या आता है देखते हैं। -2 साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा का क्यूब दैट इज इक्वल टू -2 साइन एल्फा
cos अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर 2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर से अल्फा क्यूब को आप कैंसिल करोगे तो यहाँ अल्फा बच जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन आपकी निकल के आएगी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू अल्फा। मींस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, मींस tan अल्फा दैट इज इक्वल टू अल्फा। ये कंडीशन आपकी निकल के आती है tan अल्फा इक्वल टू अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 1। इसको आप फर्स्ट देते हो तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी 2। ये कंडीशन निकल के आती है कि अल्फा की वैल्यू tan अल्फा के इक्वल होगी तो आपको सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेंगे। बट यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू 0 होगी, पाई होगी, क्या होगी, ये रिजल्ट हमें नहीं मिलता। इसको हमें और सोल्व करना पड़ेगा। इसको हम और सोल्व कैसे करेंगे, इसको और सोल्व करने के लिए हम अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड यूज करके इसको सोल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे कि tan अल्फा इक्वल टू अल्फा है, इसमें tan अल्फा है, इसको एक अलग इक्वेशन मानेंगे, अल्फा को अलग इक्वेशन मानेंगे और दोनों के ग्राफ खींचेंगे। और ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू होगी हमारी अल्फा की। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या करते हैं, हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को रीराइट कर रहा हूँ, y इक्वल टू tan अल्फा, इसको मैंने y1 नाम दे दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एक इक्वेशन मैंने ले ली y2 दैट इज इक्वल टू अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 के हमें ग्राफ खींचने हैं। ग्राफ खींचते हैं 3 और 4 के, तो यहाँ पे आप ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ खींचने के लिए मैंने एक एक्सिस इस तरह से ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ये मेरा हो गया सेंटर 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये 5π/2। ये मैंने वैल्यू लिख दी यहाँ पे। इसी तरह से आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2। ये हमने ग्राफ बना दिया। अब इस ग्राफ में हमें क्या ड्रॉ करना है, एक बार हमें ड्रॉ करना है y इक्वल टू tan अल्फा। y इक्वल टू tan अल्फा हम ड्रॉ करते हैं। tan अल्फा कर्व कैसे बनता है, इस तरह से कर्व बनता है tan अल्फा का। 0 पे आप देखोगे पाई के ऊपर ना, ऐसे ही आप देखोगे 2π पे, इसी तरह से आप देखोगे तो -π पे भी आपको कर्व दिखाई देगा इस तरह से tan अल्फा का। 2π पे भी आप देखोगे तो इस तरह का कर्व बनेगा। तो ये tan अल्फा का कर्व में इस तरह से हम tan अल्फा का कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें सेकंड जो कर्व ड्रॉ करना है वो करना है y2 इक्वल टू अल्फा का। y2 इक्वल टू अल्फा कब होगा, जब y इक्वल टू mx होता है। यहाँ पे y2 इक्वल टू अल्फा के लिए हमें क्या करना होगा, 45 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन हमें खींचनी होगी। तो यहाँ पे मैं 45 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। कितने डिग्री पे करनी है मुझे, 45 डिग्री। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप देखोगे ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है। ये इंटरसेक्ट हो रही है एक तो इस पोजीशन पे हो रही है, आप आगे जाओगे तो इस पोजीशन पे हो रही है, इसी तरह से देखोगे यहाँ पे हो रही है, एक देखोगे तो यहाँ पे हो रही है। इस अलग अलग पोजीशन पे ये इंटरसेक्ट हो रही है। ये इसका सॉल्यूशन होगा। इट मींस अल्फा की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आती है ऑलमोस्ट 3π/2 एंड अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5π/2। ये वैल्यू निकल के आती है। आगे जाओगे तो 7π/2। अल्फा की वैल्यू हम लिखते हैं, अल्फा की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 2n ± 1 π/। ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आती है अल्फा की। n की वैल्यू 1 होगी तो 3π/2, n की वैल्यू 2 होगी तो 5π/2। मींस अल्फा की वैल्यू 3π/2 होगी तो हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर्म होगा। मींस ये जो आपका सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है ये कितने पे हो रहा है, ऑलमोस्ट 3π/2 पे। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 3π/2। इसी तरह से आप देखोगे ये वाला जो सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है ये कहाँ पे होगा, -5π/2 पे। इसी तरह से इधर वाला आपका
3π/2, ये वाला 5π/2। ऑलमोस्ट वैल्यू जो होती है ऑलमोस्ट इक्वल होती है 3π/2 के 5π/2 के। इस तरह से आपके सेकेंडरी मैक्सिमाज फॉर्म होते हैं अल्फा इक्वल टू 2n ± 1 π/2 पे। इस तरह से हम कंडीशन कैलकुलेट करते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा की, सेकेंडरी मैक्सिमाज की और मिनिमाज की। अब हम देखते हैं जो सेकेंडरी मैक्सिमाज बन रहे हैं उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी। इंटेंसिटी कंपैरिजन हम देखेंगे कि जो मैक्सिमा बन रहा है, मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी है, आई है, और इनकी जो इंटेंसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है। ये मैक्सिमा आई इक्वल टू आई नॉट के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे जो आई है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हम इंटेंसिटी आई नॉट की जो वैल्यू आएगी, आई की जो वैल्यू आएगी वो हम कैलकुलेट करते हैं फॉर सेकेंडरी मैक्सिमास। रिजल्टेंट डेंसिटी जो आएगी आ रही है हमारे पास सेकेंडरी मैक्सिमास की, आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर 2n ± 1 π/2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2n ± 1 π/2। ये वैल्यू अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2n ± 1 π/2 एंड साइन स्क्वायर 2n अल्फा स्क्वायर 2n ± 1 π/2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आ रही है सेकेंडरी मैक्सिमास की इंटेंसिटी। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखें तो इंटेंसिटी कितनी आएगी, तो हम I1 कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो I1 इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 + 1 3 π/2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 + 1 3 π/2 का स्क्वायर मींस 9π स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इंटेंसिटी हो जाती है 4I0 साइन स्क्वायर 3π/2। साइन स्क्वायर 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन स्क्वायर 3π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा 4I0 डिवाइडेड बाई 9π स्क्वायर। यहाँ हमने इंटेंसिटी निकाल ली I1। इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट होती है, इसको और आप सोल्व करोगे दैट इज इक्वल टू I0/20 मींस I1 की वैल्यू कितनी होगी, जितनी इंटेंसिटी मैक्सिमा की है डिवाइडेड बाई 22, इतनी इंटेंसिटी होगी आपकी फर्स्ट मैक्सिमा की। सिमिलरली आप I2 भी कैलकुलेट कर सकते हो। I2 की वैल्यू कितनी आएगी, I2 के लिए आपको यहाँ क्या रखना होगा 2 मींस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 + 1 5/2। तो 5/2 के लिए आप सोल्व करोगे तो I0 साइन स्क्वायर 5/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 5/2 का स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा 25π स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे इंटेंसिटी निकल के आ जाएगी 4I0 डिवाइडेड बाई 25π स्क्वायर दैट इज इक्वल टू I0/60। इसी तरह से आप I3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, I4 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटेंसिटी जो होगी आपकी, ये इंटेंसिटी आपकी कैलकुलेट होकर आ रही है I0/22। इसकी जो इंटेंसिटी आ रही है वो I0/61। इसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे तो I0/22 I0/61 ये इंटेंसिटी हमारी कैलकुलेट होके आएगी। तो ये अब हम देखें तो रेशियो जो आता है सेकंड जो आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा है उसके रेस्पेक्ट में सेकेंडरी मैक्सिमाज का रेशियो जो आता है वो रेशियो इस तरह से आता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं रेशियो क्या आ रहा है। रेशियो हमारा कैलकुलेट होकर आता है कि जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा वो फॉर्म होगा आपका I = I0 पे। दूसरा जो प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर्म होगा वो होगा I0/22 पे। थर्ड जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा वो I0/61 पे। इस तरह से आपका रेशियो निकल के आता है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं I0 4I0/9π स्क्वायर 4I0/25π स्क्वायर। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। दोनों रेशियो एग्जाम में पूछते हैं
क्वेश्चन इस तरह से आता है कि प्रूव करिए सेकेंडरी मैक्सिमाज का इंटेंसिटी रेशियो आई नॉट अपॉन 22 आई नॉट अपॉन 61, इस रेशियो में सेकेंडरी मैक्सिमाज की इंटेंसिटी होती है। प्रूव करने के लिए आपको सेकेंडरी मैक्सिमाज की कंडीशंस सोल्व करनी होगी और सेकेंडरी मैक्सिमाज के लिए n = 1 n = 2 की वैल्यू रखते हुए आपको बताना होगा कि सेकेंडरी मैक्सिमाज की इंटेंसिटी जो होती है प्रिंसिपल मैक्सिमाज के रेस्पेक्ट में ओनली 4% होती है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमाज की, सेकंड की और भी कम होती है। तो ये रेशियो आपको डिटरमाइन करना होता है। अब हम देखते हैं ये जो हमने रेशियो डिटरमाइन किया है इससे हमारा एक पैटर्न आ गया है। ये जो पूरा कर्व आ रहा है इसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आपको सारी वैल्यूज बतानी होती है, मैक्सिमा कहाँ फॉर्म होगा, मिनिमा कहाँ फॉर्म होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ फॉर्म होगा, किस तरह का पैटर्न बनेगा। तो कंप्लीट डेरिवेशन जो है वो एग्जाम में आता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, किस तरह से हम सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। सिमिलर डेरिवेशन हम डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग में भी करेंगे, तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेंटर में जो प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर्म होता है सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन में उसकी विड्थ कैसे डिटरमाइन करेंगे। विड्थ डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारे पास एक सिंगल स्लिट है, इस पे वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है और स्क्रीन पे सेंटर में एक मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है इस तरह से। इस प्रिंसिपल मैक्सिमा की हमें विड्थ डिटरमाइन करनी है। विड्थ क्या होती है, मैक्सिमा के दोनों साइड में मिनिमा फॉर्म होते हैं। अगर इन मिनिमा का सेपरेशन हम डिटरमाइन कर लें, मिनिमा का जो सेपरेशन होता है दैट इज इक्वल टू विड्थ। मींस यहाँ सपोज ये मिनिमा फॉर्म हो रहा है एक्स डिस्टेंस पे, ये मिनिमा इस साइड में मिनिमा फॉर्म हो रहा है एक्स डिस्टेंस पे, दोनों साइड। इसका जो डिस्टेंस टोटल सेपरेशन होगा वो कितना हो जाएगा 2x, दैट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। कि हम सेपरेशन डिटरमाइन करके विड्थ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं ये जो मिनिमा ये सपोज थीटा एंगल पे बन रहा है। तो सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन में मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, मिनिमा कब बनते हैं, मिनिमा बनते हैं जब अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस n पाई होती है, जहां n इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, 1 2 3, तब आपके मिनिमाज बनते हैं। यहाँ अल्फा की वैल्यू ये होती है, अल्फा जो होता है वो क्या होता है, अल्फा होता है हमारा डेल्टा बाई 2 दैट इज इक्वल टू पाई बाई लैम्डा a sin थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा n पाई दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा a sin थीटा। पाई से पाई आपका क्रॉस हो जाएगा, a sin थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी n लैम्डा, एंड sin थीटा आपका हो जाएगा n लैम्डा अपॉन a। यहाँ जो n है ऑर्डर है, फर्स्ट मिनिमा की हम बात कर रहे हैं, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n इक्वल टू है यहाँ पे 1। आपका sin थीटा की वैल्यू क्या हो गई, sin थीटा की वैल्यू हो गई लैम्डा अपॉन a। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्या है किया हमने, मिनिमा की कंडीशन यूज करते हुए sin थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ये थीटा है जिसके सामने वाला एंगल के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनियस। तो यहाँ से आप tan थीटा डिटरमाइन कर सकते हो x और h की टर्म में। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा अगर आप डिटरमाइन करो तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस की अगर बेस की डिस्टेंस हमें दे रखी हो, अगर ये वैल्यू हमें दे रखी हो, इट इज ऑलवेज इक्वल टू, यहाँ पे जब हम लेंस लगाते हैं तो यहाँ पे हम लेंस लगाएंगे तो या तो ये फोकल लेंथ f के इक्वल होगा या स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है d के इक्वल होगा, या तो फोकल लेंथ के इक्वल होगा या जो डिस्टेंस होती है स्लिट और स्क्रीन के बीच की कैपिटल D उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं tan थीटा क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा होगा हमारा
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर है x, तो टेन थीटा हमारा हो जाएगा x अपॉन डी। यहाँ आप डी भी लिख सकते हो और f भी लिख सकते हो। d एंड f ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, क्योंकि लेंस स्लिट के बहुत पास में लगा हुआ है, तो फोकल लेंथ भी आप इसको मान सकते हो और डी भी इसको ले सकते हो। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारी निकल के आती है x अपॉन डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, यहाँ आप देख रहे हो साइन थीटा इक्वल टू लेम्डा अपॉन ए, टेन थीटा इक्वल टू x अपॉन डी। जो थीटा है, ये थीटा अगर बहुत छोटा हो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा होगा, उस केस में क्या होगा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, उस केस में आपका साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा एंड बोथ आर इक्वल टू थीटा। मीन्स आप साइन थीटा और टेन थीटा को थीटा के इक्वल लिख सकते हो। तो दैट केस इफ यू इक्वल बोथ द इक्वेशन, देन lambda upon a that is equal to x upon d। lambda upon a equal to x upon d। यहाँ से आप x की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, lambda d by a। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। एंड विड्थ जो होगी स्लिट की, विड्थ हो जाएगी w इक्वल टू 2x। सो w इक्वल टू विड्थ इक्वल टू 2 lambda d अपॉन a। ये होता है विड्थ का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम विड्थ डिटरमाइन कर सकते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा की। यहाँ आप d को f भी लिख सकते हो, तो w इक्वल टू 2 lambda f अपॉन a भी आप लिख सकते हो। न्यूमेरिकल्स जो होते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन में इसी फॉर्मूला पे आते हैं, जिसमें आपको लेम्डा की वैल्यू दे रखी होती है, फोकल लेंथ दे रखी होती है, स्लिट साइज दे रखी होती है, और आप विड्थ डिटरमाइन कर सकते हो। इस फॉर्मूला में आप देखोगे w इक्वल टू क्या है, 2 lambda f अपॉन a। यहाँ पे लेम्डा क्या है, वेवलेंथ है, f क्या है, f हो या d हो, d क्या है, सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, एंड f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये दोनों जो है आपके ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। और आप देखोगे यहाँ पे a क्या है, स्लिट की साइज है, ये जो स्लिट है उसकी साइज, ये जो होगा आपका स्लिट की साइज जो है वो a है। तो ये वैल्यू आप पुट करके विड्थ कैलकुलेट कर सकते हो। विड्थ अगर आपको दे रखी हो, सेपरेशन अगर आपको दे रखा हो, तो आप वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इसी पे आते हैं, या तो आपको विड्थ पूछते हैं या फिर आपको सेपरेशन पूछते हैं। इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स भी इसमें सोल्व कर सकते हो। तो ये है आपका सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में स्टार्ट करेंगे डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग।